मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि यूपीएसआई एग्जामिनेशन 2026 में 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, और क्वेश्चंस जो कि लास्ट सेक्शन में आए हैं, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाले सेक्शन में, जहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस मैथ के मिलेंगे और मोस्टली क्वेश्चंस रीजनिंग के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन और सारे के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर तुम नए हो चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, और साथ में मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर फोर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और एवरेज हमारा है इन नंबर्स का 54, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स प्लस जेड एंड एक्स प्लस डब्ल्यू एंड वाई एंड जेड, वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस जेड का हमारा डिफरेंस क्या आएगा, जबकि गिवन है में एवरेज जो है एवरेज इज 54। अब चार कॉन्जिक्यूटिव हमारे ऑड नंबर है जिनका एवरेज आ रहा है 54, तो एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है हमारे, तो अगर ये चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनके बीच का अंतर कितना होगा? टू का डिफरेंस होगा, है कि नहीं? तो अगर x हमारा इक्वल टू कुछ नंबर है तो हमारा z विल बी x से 6 ज़्यादा होगा, और y और z, y से z 2 ज़्यादा होगा, है कि नहीं? तो अगर x को हम मान लेते हैं a, तो y हो जाएगा a+2, z हो जाएगा a+4, और w हो जाएगा a+6। या x प्लस डब्ल्यू देखें तो x प्लस डब्ल्यू क्या है? पहले और चौथे नंबर का सम दूसरे और तीसरे नंबर के सम के बराबर होगा, यानी उनका डिफरेंस जीरो होगा, डिफरेंस बिटवीन देम जीरो होगा। क्वेश्चन में डिफरेंस ही तो पूछा है, तो एक्चुअल में वो नंबर्स क्या है ये निकालने की पहले से ही जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स हमारे एक एपी फॉर्म करेंगे, है कि नहीं? एक समांतर श्रेणी फॉर्म करेंगे, और उसमें पहले और चौथे का जो सम होगा, या पहले और चौथे का अगर हम एवरेज ले लें तो पहले और चौथे का एवरेज और दूसरे तीसरे का एवरेज बराबर होगा। अगर एवरेज बराबर है तो सम भी बराबर होगा, और सम बराबर है डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर निकालने की ऐसा जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से भी देख लोगे तो आ जाएगा हमारा एडिशन a+a+6 यानी 2a+6, समीशन आएगा एक्स और डब्ल्यू का, और यही सेम वैल्यू हमें मिलने वाला है वाई और जेड को ऐड करके, तो डिफरेंस जीरो है। अगर निकालना ही पड़ता तब भी चीज़ें आसान थी, क्योंकि हमें पता है कि औसत 54 है, और औसत लाई करेगा मिडिल में, यानी कि वाई और जेड के बीच में, तो एवरेज हमारा 54 है, यानी कि वाई होगा एक कम 53, एक्स होगा 51, जेड होगा 55, और फिर डब्ल्यू 57। तो 51 प्लस 57 108, और 53 प्लस 55 108 इक्वल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई हैं। रानी ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई है, पिता के भाई यानी चाचा हैं। तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है? चाचा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF 48 है, और उनका लघुत्तम महत्तम समापवर्तक लिखा होना चाहिए था। एनीवे, सो HCF इज 48, HCF हमारा 48 है, और LCM 3456 है, और उनमें से एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो अगर संख्याएं हमारी ए और बी हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। एक संख्या दी है, दूसरी मिल जाएगी। एक दी है हमें 768, दूसरी मान लेते हैं बी है, तो गुणे बी बराबर HCF, जो कि 48 गुणे 3456। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 से चौका 48, 12 6 72, 64, 4 से गया 16 बार, तो बी हमारा आ जाएगा 3 4 5 6/16, 16 दूनी 32, 216 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन सी 216। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो A@B का मतलब हुआ कि ए बी की माँ है, A&B का मतलब हुआ ए बी का भाई है, A#B का मतलब हुआ ए बी की पत्नी है, और A%B का मतलब हुआ कि ए बी का पुत्र है। सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक ये दर्शाएगा कि टी आर और एस का पुत्र है? तो अगर टी आर और एस का पुत्र है, ठीक है, पुत्र वाला चीज एक में ही आ रहा है कि A%P, तो यानी ए बी का पुत्र है, तो वैसे टी अगर आर और एस का पुत्र है तो T%R होना चाहिए या T%S होना चाहिए स्टेटमेंट में। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट में दिख रहा है ऐसा? और टी पहले आना चाहिए। ठीक है, सो T%S दिख रहा है ऑप्शन ए में, और डी में दिख रहा है, तो बी और सी तो आंसर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि और किसी से हम ये नहीं कंफर्म कह सकते कि पुत्र होगा, क्योंकि तीन ही में स्टेटमेंट गिवन है, तीन ही का रिलेशनशिप गिवन है, और टी आर और एस का पुत्र, यानी आर और एस पति पत्नी होने चाहिए। तो पति पत्नी का भी एक ही कनेक्शन दिख रहा है, A#B ए बी की पत्नी है, यानी कि इसमें आएगा T%R#S, या फिर T%S#R, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, या तो ये आ जाए T%R#S, या T%S#R, तो ऑप्शन डी हमारा क्लियरली आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है T%R#S। ओके।
क्या क्लियर? अगला सवाल। 100 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में एक आरेख दर्शाता है कि उनमें से कितने लोगों को 3 फलों में से प्रत्येक पसंद आया। आरेख के आधार पर उन लोगों की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्हें तीनों फलों में से कोई भी पसंद नहीं आया। कुल 100 व्यक्तियों का हमने सर्वेक्षण किया है, तो सारे के सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं इनको ऐड कर लो। इससे हमें वो लोग मिल जाएंगे जिनको कम से कम एक फल तो पसंद आया है, और उनको 100 में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने ऐसे हैं जिनको कोई भी फल पसंद नहीं आया। ठीक है, सो 18, 8 26 और 7 5 12 38, 38 हो गए हमारे जिनको कि चेरी पसंद आई है। 38 प्लस 20 58 प्लस 10 68, 68 और 25, ये आ गया हमारा 93। 93 ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई फल पसंद आया है, यानी 100 में से 93 घटा दो। ये वो लोग होंगे जिनको कि कोई भी फल पसंद नहीं आया, यानी कि 7 ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी फल पसंद नहीं आया। ऑप्शन बी। उस अक्षर को खोजें जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में एफ और आर अक्षरों के स्थानों के औसत के बराबर हो। एफ और आर के औसत के बराबर हो। ठीक है, सो हमेशा एक तो ध्यान रखना है कि EJOTY। ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि जे के बाद में KLMNO। ठीक है, एम का स्थान है 13वां, एम एन का है 14वां। एम यानी ठीक बीच में आते हैं एम और एन। एम जस्ट पहले 13वां, एन का 14वां, एल का 12वां, के का 11वां और ओ का 15वां। ठीक है, कह रहा है एफ और आर के औसत के बराबर हो। तो एफ कहाँ पे आ रहा है? एफ का स्थान है छठा, और आर का, टी का है 20वां, आर का है 18वां। तो 6 प्लस 18 बटे 2, यानी कि 24 बटे 2, यानी कि 12वां। 12वें स्थान पे क्या आ रहा है? एल आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल। प्रिया और नेहा का वेतन क्रमशः 5:7 के अनुपात में है, और प्रत्येक के वेतन में 3500 रुपए की वृद्धि करने के बाद उनके नए वेतन का अनुपात क्रमशः 11:15 हो जाता है। तो नेहा का पिछला वेतन क्या होगा? पिछला वेतन क्या होगा? ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे? हमें ये पता है कि दोनों का वेतन समान रूप से बढ़ाया जा रहा है, तो जो अंतर होगा पहले के वेतन में और बाद के वेतन में, वो तो बराबर रहेगा। ठीक है, पहले के वेतन और बाद के वेतन का अंतर तो बराबर रहेगा। तो पहले अनुपात था 5:7, बाद में है 11:15। यानी पहले अंतर हमें दिख रहा था 2 यूनिट, बाद में अंतर दिख रहा है 4 यूनिट, लेकिन अंतर बराबर होगा क्योंकि दोनों का वेतन समान रूप से बढ़ाया गया है। तो अंतर बराबर कर दो, यानी पहले वाले केस में गुणा कर दो 2 से। तो पहले भी अंतर हमारा 4 यूनिट का आ जाएगा और बाद में भी अंतर 4 यूनिट का आ जाएगा, तो चीज़ों को इक्वेट कर पाएंगे। तो 10:14। तो पहले यानी कि अगर सैलरी 10 रुपये और 14 रुपये होती तो अब हो गई 11:15। अब अंतर बराबर हो गया। ठीक है, तो 10 से 11 यानी कि 1 की बढ़त हुई है, 14 से 15 यानी कि 1 की बढ़त हुई है, और इस 1 का मान हमें दिया है कि 1 है हमारा 3500 रुपये के बराबर। 1 है 3500 रुपये के बराबर, और सवाल पूछ रहा है हमसे कि नेहा का पिछला वेतन क्या है। नेहा का पिछला वेतन है 14 यूनिट, और 1 यूनिट हमारा बढ़ोतरी हुई है। 1 यूनिट है 3500, तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 यूनिट हो जाएगा 14 × 3500। तो नेहा का पिछला वेतन आ जाएगा 14 × 3500। पिछला वेतन अगर अभी का पूछता तो 15 × 3500 होता। ठीक है, तो 3500 दूनी 7000, 7 7 49,000 वेतन आ जाएगा। 49,000 पिछला होगा, 52,500 अभी का वेतन होगा। अगर यहीं पे पूछता नेहा के बजाय प्रिया का, तो प्रिया का पिछला वेतन होता 35,000 रुपये और अब का होता 38,500। अगला सवाल। एक कोचिंग संस्थान ने 250 छात्रों से उनकी परीक्षा वरीयता के बारे में सर्वेक्षण किया और इसे वेन आरेख में दिखाया है। ठीक है, तो जेई, सिर्फ जेई देने वाले 120 हैं, या एग्जाम प्रेफरेंस उनका, और 40 ऐसे हैं जो कि जेई और नीट दोनों दे रहे हैं, और 80 सिर्फ और सिर्फ नीट दे रहे हैं। तो 120 प्लस 40 प्लस 80, ये हो गया हमारा 160 प्लस 80 240। 240 ऐसे हैं जो जेई और नीट में से कम एक तो दे रहे हैं, या एक की तैयारी तो कर रहे हैं। तो सवाल पूछा है कितने छात्र ऐसे हैं जो कि जेई और नीट दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कुल 250 है, 250 में से 240 तो कर रहे हैं तैयारी किसी ना किसी एक एग्जाम की, तो 10 ऐसे होंगे जो कि दोनों की ही तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। यदि 21 जनवरी 2021 को गुरुवार है तो 3 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? 21 जनवरी को गुरुवार है, 3 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ठीक है, आंसर इसका आएगा मंगलवार। अगर 21 जनवरी को 2021 को गुरुवार है, तो 21 जनवरी के बाद कितने दिन बचे जनवरी में हमारे पास? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फाइनली अगस्त। ठीक है, तो जनवरी में बचे 21 के बाद 10 दिन बचे। फरवरी में 28 दिन हुए। ठीक है, फिर हमारे मार्च में 31 दिन हुए, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30
फिर जुलाई में 31 और अप्रैल 3 को पूछा है तो अप्रैल में 3 दिन हुए। ठीक है, अब देख लो ऑड डेज कितने हैं, कितने एक्स्ट्रा देना है, तो 10 दिन जनवरी में एक्स्ट्रा बचे हैं, पर 7 से भाग दोगे 3 ही बचेगा एक्स्ट्रा। फरवरी में 0 दिन एक्स्ट्रा है, 4 कंप्लीट वीक्स हैं। मार्च में 3 दिन एक्स्ट्रा है, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और 3 दिन बचे हमारे अप्रैल में। ठीक है, ऐड कर लो अप्रैल में, अगस्त में 3 3 6 2 8 3 11 13 6 19, यानी 19 दिन का फर्क पड़ रहा है। 19 को फिर से एक बार 7 से भाग दो तो कितना बचा हमारा, 7 से भाग देते ही 5 बचा, यानी कि 5 दिन जोड़ लो गुरुवार में, तो गुरुवार से 5 दिन जोड़ोगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि मंगलवार हमारा जवाब आ जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वह विकल्प चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि लॉजिक मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए शायद ऑप्शन बी, पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है हमारे, 10,651, 10,947, 10,253 और 10,303। ठीक है, 10,651, 10,947, 10,253 और 10,303। ओके, अब 10,651 में सारे अंकों का योग क्या आ रहा है, 6 5 11 12 13 आ रहा है। 10,947 का आ रहा है 9 4 13 7 20 1 21, यहाँ पे आ रहा है 5 2 7 4 11, और आखिर में आ रहा है 3 3 6 1 7। ठीक है, तो पहले वाले में अंकों का योग है 13, दूसरे में 21, तीसरे में 11 और चौथे में 7। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अंक है जिसमें अंकों का योग हमारा अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है, बाकी सब में अभाज्य संख्या आ रहा है अंकों का योग। ठीक है, जहां पे अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है वहां पे 21 आ रहा है योग। 21 आने का मतलब ये हुआ 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक संख्या ऐसी है जो कि हमारी 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, डिविजल बाई 3 है, तो हमारा आंसर 10,947 हो जाएगा। बाकी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है, या बाकी संख्याओं में हमारा जो है अंकों का योग वो अभाज्य संख्या आ रहा है, जबकि इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो शायद इसका जो जवाब है 10,947 होना चाहिए। अगर कोई और लॉजिक तूने लगाया है तो कमेंट में मेंशन करना कि क्या और लॉजिक हो सकता है। ठीक है, पी और क्यू भाई और बहन है, जिनमें पी भाई है, आर पी का पिता है, क्यू की एक बेटी है जिसका नाम टी है, जिसका एस नाम का एक भाई है, एस की बहन का पिता यू है, तो यू का आर से क्या संबंध है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। पी और क्यू भाई बहन है, ठीक है, तो और जिसमें से कि पी भाई है, तो भाई को प्लस, यानी कि मेल को प्लस लगा देते हैं और फीमेल यानी कि माइनस। अब आर पी का पिता है, तो पी का पिता है तो क्यू का ही पिता होगा, आर पी का पिता है, प्लस हो गया। और क्यू की एक बेटी है जिसका नाम टी है। ठीक है, क्यू की एक बेटी है जिसका नाम टी है, और एस नाम का उसका एक भाई है, तो बेटी टी है और एस एक भाई है उसका। एस की बहन का पिता यू है, तो अगर एस की बहन का पिता यू है, एस का भी पिता यू होगा। और यू का आर से क्या संबंध है, तो यू क्यू का पति हुआ, और क्यू के पिता हुए आर, तो यू का आर से क्या संबंध होगा, यू आर का दामाद हो जाएगा। ठीक है, आर ससुर होगा और यू आर का दामाद हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, दामाद है। ठीक है, अगला सवाल, दिए गए तालिका में एक कंपनी की 5 विभिन्न शाखाओं C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों 2024 और 2025 में की गई बिक्री लाखों में दर्शाई गई है। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों वर्षों के लिए शाखा C3 की कुल बिक्री और C5 की दोनों कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो C3 का दोनों वर्षों का कुल बिक्री कितना है, 25 + 100, और C5 का है 35 + 50, यानी कि 125 / 85, 5 से वाहित हो रहा है, 25 / 17, ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल, यदि पूर्व दिशा को ठीक 45 डिग्री वामावर्त घुमाकर उत्तर पूर्व दिशा बना दिया जाए, पूर्व को 45 डिग्री घुमा के उत्तर पूर्व दिशा बना दिया जाए, तो उसी घूर्णन तर्क को लागू करने पर दक्षिण दिशा किस दिशा में होगी। तो यानी कि हर एक को पूरे के पूरे हर एक दिशा को हम कितना घुमा रहे हैं, 45 डिग्री वामावर्त घुमा रहे हैं। ठीक है, 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। और सवाल किसके लिए पूछा है, सवाल पूछ रहा है दक्षिण दिशा के लिए, साउथ के लिए। तो साउथ को भी घुमा दो 45 डिग्री वामावर्त, तो कौन सी दिशा आ जाएगी, ये दिशा आएगी, जो कि हो रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी।
अगले सवाल, किसी विशिष्ट कूट भाषा में वाटर शब्द को 25, 3, 22, 7, 20 लिखा जा रहा है, फायर को लिखा जा रहा है 8, 11, 20, 7, तो इसी कूट भाषा में अर्थ के लिए कूट शब्द क्या होगा? वाटर को लिख रहे हैं हम WATER, लिख रहे हैं 25, 3, ए के लिए 3 लिख रहे हैं, यानी कि ए के लिए होता तो 1 है कूट, पर यहाँ पे 3 लिखा जा रहा है। टी के लिए लिखा जा रहा है 22, होता है 20, पर लिख रहे हैं 22, यानी कि 2 जोड़ रहे हैं। ए में भी 2 जोड़ रहे हैं। ई में 5 होता है, लेकिन क्या लिख रहे हैं हम? 7 लिख रहे हैं, यानी कि 2 जोड़ रहे हैं यहाँ पे भी। सब में कुल मिला के 2 ही जोड़ रहे हैं। ठीक है। आर के लिए होता क्या है? 18 है, लेकिन लिख रहे हैं हम 20, यानी कि 2 जोड़ रहे हैं। तो सभी में हम 2 जोड़ रहे हैं कुल मिला के। यही कोड हमारा फायर के लिए होगा, वहाँ पे भी 2 जोड़ा जा रहा है। एफ के लिए 6 होता है, 8 लिखा गया है। आई के लिए 9 होता है, 11 लिखा है। आर के लिए 18 होता है, 20 लिखा है। ई के लिए 5 होता है, 7 लिखा है। तो यही काम अर्थ के साथ करना है। अर्थ का कोड क्या आ जाएगा? आर के लिए आ जाएगा 20, 18 होता है 20 आ जाएगा। ए के लिए 3 आ जाएगा। ई के लिए 5 होता है 7 आ जाएगा। 7, 3, 20। हाँ, इतना ही काफ़ी है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज एच के लिए 10 होगा, टी के लिए 22 होगा। ठीक है। अगला सवाल, दिए गए विकल्प में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यह मानते हुए कि दर्पण एक्स वाई रेखा के अनुदिश स्थित है। तो एक्स वाई के अनुदिश हमारा दर्पण है, और मधुर्या लिखा हुआ है। अगर मधुर्या लिखा है तो ए आखिर में आया है, यानी कि सबसे पहले दर्पण में क्या दिखेगा? सबसे पहले दर्पण में दिखेगा ए उल्टा होके। ठीक है। उल्टा होके, यानी कि उल्टा होने के बाद भी ए ऐसा ही रहेगा। उल्टा कैसे होगा? मिरर तो हमारा ऐसे लगा हुआ है ना, तो उल्टा ऐसा ही होगा। ठीक है। फिर इसके बाद में वाई आएगा, जो फिर से उल्टा होके सेम ही दिखेगा। फिर आर आएगा। ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, बस बता रहे हैं कि अगर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते तो। एक सेकंड, उल्टा लिखना था आर को, सीधा लिख दिया। ठीक है। आर ऐसा हो जाएगा उल्टा होके। इस तरह से हमारा होगा, सबसे पहले आएगा ए, फिर वाई, फिर आर। और ए सबसे पहले सिर्फ ए के ऑप्शन में आ रहा है, तो क्लियरली वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ए सबसे पहले किसी और ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है। यही अगर हमारा दर्पण इसके नीचे लगा होता तब बात अलग होती, तब पहले एम आता। ठीक है। उल्टा होके, है कि नहीं? तब पहले एम आता और आखिर में ए आ रहा होता। ठीक है। उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता? फिर वैसा कोई आंसर सीधे से तो मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है। यानी कि एम का इमेज तो बन रहा है, वैसा ए का बन रहा है, बट डी उल्टा लिखा हुआ है ना। डी, ठीक है, ठीक है, डी ऐसा ही रहेगा। डी है, एच है, यू है, आर है। हाँ ठीक है, तो हमारा उस केस में इमेज बनती है डी वाली। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी है। और अक्षरों का प्रत्येक समूह, अगला सवाल, एक पैटर्न के आधार पर अगले समूह में बदल जाता है, तो विकल्पों में से वह समूह चुने जो समान परिवर्तन का अनुसरण करता है। तो पहले समूह में हमारा दिया हुआ सीट, SEAT, और SEAT, फिर उसके बाद में है TGBV, और फिर है TAES। SEAT, TGBV और TABS। ठीक है। क्या कोड हो सकता है? TGBV, और आखिर में आ रहा है TAES। अब सीट से बन रहा है TAES, जो कि उल्टा पढ़ने पे आ रहा है सीट, यानी कि सारे अक्षरों को उलट दिया गया है। सेम काम हो रहा है फाइन में, फाइन से उल्टा हो गया ENIF, यानी कि फाइन उल्टा पढ़ोगे तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि पहले और आखिर में क्या होगा कि सारे अक्षरों को उलट देंगे। तो ये किस किस में ऑप्शन में आ रहा है? गेट से आ रहा है TBGF, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले और तीसरे का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि तीसरे में होना चाहिए था, गेट को उल्टा लिखा होना चाहिए था। ठीक है। यानी कि ETAG, जो कि नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही बी, और बी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नोट के लिए टोन लिखा हुआ है, जबकि लिखा होना चाहिए था हमें ETON, तो बी भी आंसर नहीं है। सी में आ रहा है रिंग, और लिखा होना चाहिए GNIR, जो कि ठीक लिखा हुआ है, तो सी आंसर हो सकता है। और डी में है पाथ के लिए लिखा है HTAP, तो डी भी आंसर हो सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा सेकंड के लिए क्या लॉजिक बन रहा है। TGVV, एस से आ गया टी, 1 का इंक्रीज किया है। ई से आ गया जी, 2 को इंक्रीज किया है। ए से आ गया बी, 1 का इंक्रीज किया है। और टी से आ गया वी, यानी कि 2 का इंक्रीज किया है। तो 1 2 1 2 अल्टरनेट इंक्रीज हुआ है। तो रिंग के लिए क्या होगा? सेकंड, आर में 1 इंक्रीज करोगे, एस, ठीक है, आई के, एन में 1 का इंक्रीज करेंगे, ओ, और जी में आई हो जाएगा SKOI। तो क्लियरली हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों पैटर्न हमारे मैच कर रहे हैं। जबकि बात में देखें तो अगेन हमने लेटर्स को स्वैप ही तो किया है, APTH ही क्या है, जो कि नहीं करना है। हमें 1 का इंक्रीज करना होता पी में, यानी कि पी के बाद आता क्यू, ए के बाद आता सी, टी के बाद आता यू, और एच के बाद आता जी। तो QCUJ होता तब तो हम आंसर करते ऑप्शन डी, पर ऐसे तो नहीं कर सकते। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी गलत है। अगला सवाल,
एक कार शहर ए से शहर बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस जाती है, तो यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो अगर हमारी एक कार जा रही है ए की रफ्तार से, लौट के आ रही है बी की रफ्तार से, तो हमारी औसत गति हमेशा होगी, एवरेज स्पीड हमेशा होगी बराबर 2ab अपॉन ए प्लस 2ab अपॉन a+b। तो हमें ए की वैल्यू 50 दी है, बी की वैल्यू 80 दी है, तो एवरेज हमारी आ जाएगी 2 × 50 × 80 बटे 50 प्लस 80। 50 × 80 हुआ 4000, दूनी 8000, तो 8000 बटे 130, तो 800 बटे 13, 13×6 = 78। तो ये थोड़ा सा 60 से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। ऑप्शन आसपास है क्या? नहीं है, तो 800 बटे 13 आ जाएगा 60। 13×6 = 78, बच गया 20, 13 एकम 13, ठीक है 61 सही, 7/13 यानी 61.5 के आसपास। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते थे कि हमें दो स्पीड दी है 50 और 80, तो इन दोनों का लासापा ले लो और वो अपनी दूरी मान लेते हैं, क्योंकि दूरी कुछ भी मान सकते हैं ऐसे सवाल में, क्योंकि हमारा आंसर दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। 50 और 80 का हमने लासापा ले लिया, आगे 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर जा रहा है, फिर 400 किलोमीटर लौट के आ रही है कार, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, TD/TT। टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 + 400। टोटल टाइम कितना लगेगा? जाने में लगेगा 400 बटे 50, लौटने में लगेगा 400 बटे 80, तो 800 बटे 400 बटे 50 कितना आया? 8 आया। 400 बटे 80 आया 5, तो 800 बटे 13 हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा अलग है? पिक आउट द ऑड वन। ऑड वन 759 बटे 345। अगला आ रहा है 283 बटे 105। फिर है 649 बटे 295, और आखिर में आ रहा है 1815 बटे 825। अब इनको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में पैटर्न कुछ नजर आए कि इनमें क्या कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, 759 बटे 345, तो 345 हमारा 3 से वाहित हो रहा है, 759 7 5 12 9 21, ये भी 3 से वाहित हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 253, नीचे आ जाएगा 115। 253 बटे 115, अब 115 हमारा 23 × 5 है, और 253 क्या है? 23 × 11 है, तो 23 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 11/5। तो पहली संख्या तो सिंप्लीफाई होकर हमारी 11/5 बन गई। ठीक है, क्या कुछ ऐसा पैटर्न हमें और भी कहीं दिख रहा है? 283/105, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, और 3 से वाहित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अभी सिंप्लीफाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहरहाल अगला नंबर देखते हैं, 649 बटे 295। ठीक है, क्या 6 4 ये हमारा इससे वाहित हो रहा है? पहले आखिर देख लेते हैं, आखिरी 1815 बटे 825, 5 से वाहित हो रहा है, तो न्यूमरेटर में आ गया हमारा 363 और बटे 165। ठीक है, 11 से वाहित हो रहा है, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 33/15, यानी 11/5। तो ये भी 11/5 आ रहा है, तो पहली संख्या भी 11/5 है, आखिरी भी 11/5 है, तो यानी कि बीच में एक और 11/5 आएगी, जो नहीं आएगी 11/5, वही हमारा जवाब होगा। ठीक है, तो 9 6 15 ये भी 11 से वाहित हो रहा है, तो कर लेते हैं इसको 11 से वाहित। तो 11 से वाहित करने पे और डिनोमिनेटर हमारा आ रहा है 7। ठीक है, तो कितना है? डिनोमिनेटर हमारा है 5 × 59, और न्यूमरेटर में आ रहा है 59 × 11, 590 + 59 649। हाँ, तो 59 से काटेंगे तो 11/5 ये भी आ जाएगा, यानी कि क्लियरली 283/105 हमारा जवाब होगा, क्योंकि ये 11/5 के बराबर नहीं आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है हमारा? ये है 21 × 5, और न्यूमरेटर 21 से वाहित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 21 से वाहित ही नहीं हो रहा है, तो 11/5 नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, दी गई संख्याओं में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या दी है 76,586, 38,293, 19,146.5। देखो जैसे ही 0.5 लिखा यानी कि हम भाग दे रहे हैं कुल मिला के। पहले दो संख्याएं आई, ठीक है, पहले एक सम संख्या आई, फिर विषम संख्या आई, फिर 0.5 आया, फिर उसके बाद की संख्या पता नहीं है, फिर उसके बाद 0.625 आ रहा है, यानी कि हम हर बार भाग दे रहे हैं कुल मिला के। और कितने से भाग दे रहे हैं? 76,000 से हुआ 38,000, यानी बटे 2 किया हमने, फिर 38,000 से हुआ 19,000, फिर से बटे 2 किया, यानी कि हर बार हम 2 से भाग दे रहे हैं। 76,586 बटे 2 आएगा 38,293, 38,293 बटे 2 19,146.5, 19,146.5 बटे 2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 9,500 + 73.25, 9573.25। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।
फिर पूछा है जल की छवि बनानी है, T3QV9M2। ठीक है, तो सबसे पहले तो टी उल्टा होगा बाई तरफ, और दाहिनी तरफ टू उल्टा होगा। तो टी उल्टा हो रहा है और टू उल्टा हो रहा है कहाँ पर? ऑप्शन सी में उल्टा हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, टी के उलट यहाँ पे टी आ जाएगा, और टू के उलट यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है, एम के उलट एम आएगा, और थ्री के उलट थ्री आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुने जिसमें संख्याओं के बीच का संबंध दिए गए समूह के एक समान है। तो कौन सी संख्याएं दी हैं पहले समूह में? 43, 47 और 53। 43, 47 और 53, ये तीनों की तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और क्रमशः अभाज्य संख्याएं हैं, क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। और फिर हमारा आ रहा है 61, 67, 71। तो फिर से एक बार क्या है, ये भी हमारी क्रमागत अभाज्य संख्या है। तो यानी कि हमें जो समूह चाहिए उसमें भी क्रमागत अभाज्य संख्याएं कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 23, 29, 31 ये तीनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। 21, 28, 33 नहीं हो सकता, क्योंकि 28 हमारी अभाज्य संख्या ही नहीं है, 18 अभाज्य संख्या ही नहीं है, 25 अभाज्य संख्या ही नहीं। तो क्लियरली ऑप्शन ए आंसर है, 23, 29 और 31। अगला सवाल, रिया एक कक्षा में ऊपर से 14वें स्थान पे और नीचे से 9वें स्थान पे। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो ऊपर से 14वें पे है, नीचे से 9वें पे है, तो कुल छात्र हो जाएंगे 14 + 9 - 1, यानी कि कुल 22 छात्र होंगे। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, अगर ऊपर से 14वें स्थान पे है, यानी कि 13 छात्र तो उससे ऊपर है, और फिर 9 छात्र उससे नीचे हैं, और फिर रिया खुद भी है। तो 13 और 9, एक सेकेंड, 9वें स्थान पे है, तो नीचे से 8 छात्र उससे नीचे होंगे। तो 13, 8, 21 और 1, 22। ओके, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 16, 37, 79, फिर पता नहीं, और इसके बाद 331 और फिर 667, यानी कि लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं और लगभग दोगुनी हो रही हैं। 16 के बाद आया 37, 37 के बाद आया 79, 79 के बाद क्या संख्या है ये पता नहीं है, फिर 331 है, और फिर 667 है। तो 16 दूनी 32, और 32 + 5 करेंगे तो 37 आ जाएगा। 37 दूनी 74, 74 में 5 जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा, यानी कि 2 से गुणा करने के बाद 5 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 79 में 2 से गुणा करो, आ जाएगा 158, और फिर 5 जोड़ दो तो 163। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू ऐसे ही कर रहा है तो 163 गुणे 2 करो, आ जाएगा 326, और 5 जोड़ दोगे 331 आ जाएगा। तो यही है, तो 163 हमारा जवाब होगा, ऑप्शन ए। ओके, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 2/3 7800 का 60% है तो वह संख्या क्या होगी? अगर संख्या n है, उसका 2/3 यानी n गुणे 2/3 7800 का 60% है। 7800 गुणे 60/100 है, या 7800 गुणे 3/5 है। ठीक है, तो 2 से काटा 3900 बच गया, तो n हमारा हो जाएगा 3900 गुणे 9/5। अब सीधी सी बात ये समझ लो, 3900 गुणे 9/5 है। 3900 क्या है? 13 × 39, तो 13 का गुणनफल होगा, 13 का गुणज होगा। तो 13 का गुणज देख लो, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे हैं। 7200, 7200 तो 13 से विभाजित नहीं होता। 7100 नहीं होता, 7000 नहीं होता, तो क्लियरली 7020 आंसर होगा। ठीक है, 13 चौको 68, 13 चौको 68 कहाँ से आ गया? 13, 13 चौको 52, 13 पचे 65, और फिर हाँ, तो क्लियरली हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, 13 चौको 68। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा 7020। बाकी काटा पीटी करके भी देख ही सकते हो। ठीक है, तो 5 से काटा है, बचेगा 780। 780 गुणे 9 कर रहे हैं, तो 7800 - 780, 7020 हमारा जवाब होगा। अगला प्रश्न। अगेन हमें पेयर चुनना है, पेयर देखना है। 67 का जो अनुपात है 120.6 से, वही अनुपात हमें चाहिए 76 का उसके अगले नंबर से। मान लिया अगला नंबर हमारा एक्स है। ठीक है, तो 67/120.6 बराबर हो गया 76/x से। तो क्या यहाँ से x निकल आएगा? x हमारा हो जाएगा 76 गुणे 120.6/67। ठीक है, अब थोड़ा काटा पीटी करते हैं, तो दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब 2 से विभाजित होगा यहाँ पे, तो बचेगा हमारा 603, और बच जाएगा ये 335। 603 आ रहा है 67 गुणे 9, और 335 से 67 गुणे, क्योंकि 67 दिख रहा था ना, शक्ल 67 की शक्ल दिख रही है। 603 67 गुणे 9 है, 670 से 67 कम है, और 335 67 गुणे 5 है, तो 9/5, तो 76 गुणे 9/5 ये हमारी संख्या होगी। ठीक है, 76 धाम 760, 760 में 76 घटाया तो 700 -16, 684/5, ये आ जाएगा 136.8। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा 136.8। ओके,
ठीक है, अगला प्रश्न, यदि एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है 6, एट द रेट का मतलब है 4, हैश का मतलब है 3, तो एक्सक्लेमेशन मार्क जिसका मतलब है 6 माइनस हैश जो कि है 3 और गुणे एट द रेट जो कि है 4, तो 6 माइनस 3 गुणे 4 का मान क्या होगा? 6 माइनस 3 गुणे 4 पहले करेंगे गुणा 6 माइनस 12, यानी कि -6 जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुनें जिसमें अक्षर उसी संबंध का पालन करते हैं जैसा कि दिए गए समूह में है। तो समूह में क्या दिया है हमें? के एम पी, फिर दिया है हमें बी डी जी। के एम पी में क्या पैटर्न है? के एल एम यानी कि 2 ऐड किया, फिर एन ओ पी 3 ऐड किया, ठीक है। बी से डी में गए, 2 ऐड किया, डी ई एफ जी 3 ऐड किया, यानी कि हमें यही पैटर्न चाहिए। अपने ऑप्शंस में भी ऑप्शन पहला है हमारा ई जी जे, तो क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है? ई एफ जी 2 ऐड किया, एच आई जे 3 ऐड किया, तो पहला ही हमारा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। एफ आई पी, ठीक है, एफ जी एच आई तो पहले ही 3 ऐड कर रहे हैं, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। सी से एफ नहीं होगा, और डी ई एफ जी अगेन नहीं होगा, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो सकता है, और कोई भी ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, अगला प्रश्न, जैकब एक पंक्ति में बाईं ओर से 375वें स्थान पर खड़ा है और ओलिविया दाईं ओर से 225वें स्थान पर खड़ी है, उनके बीच 120 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? जैकब पंक्ति में बाईं ओर से 375वें नंबर पे है, जैकब को जोड़ के, कि वो 375वें पे है, ऐसे ही ओलिविया दाईं ओर से 225वें पे है, ठीक है, उनके बीच में 120 है, तो जैकब 375वें पे है, यानी कि जैकब को जोड़ के टोटल 375 है। 375 तो हो गए जैकब, और उससे पहले 225 हो गए ओलिविया, और उसके बाद में और बीच में है 120, सबको जोड़ दो। 375 प्लस 120 प्लस 225, 375 प्लस 225 हो गया 600 प्लस 120, यानी कि 720 कुल छात्र होंगे, ठीक है, कुल व्यक्ति होंगे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड में किलर को PROOVI लिखा है, रनर को IFMMVI लिखा है, तो उसी कोड में नंबर को कैसे लिखा जाएगा? किलर को लिखा है PROOVI, PROOVI, ठीक है। अब के का नंबर क्या होगा? 11, आई का है 9, एल का 12, 12, 5 और आर का 18, ठीक है। आई का आ रहा है 9, 18 और 9 जोड़ के 27 आ रहा है, 27 आ रहा है। क्या ये पैटर्न बाकी जगह फॉलो कर रहा है? ठीक है, क्या यही बाकी जगह फॉलो कर रहा है? ओ का होता है 15, तो 12, 15, 27, यानी कि यहाँ पे भी 27 आ रहा है। 5 और वी, वी का हो गया हमारा 22, यानी कि सब जगह पे हमारा योग जो है 27 आ रहा है, यानी कि ठीक उल्टा हमें लेटर दिया हुआ है, ठीक है, जो लेटर है उसका ठीक ऑपोजिट वाला लेटर दिया हुआ है दूसरे छोर से, तो हमें यही सेम काम करना पड़ेगा नंबर के लिए भी। NUMBER, ठीक है। अब एन और एम क्योंकि जस्ट मिडिल में लाई करते हैं, एन के लिए एम होगा, एम के लिए एन होगा, एन के लिए एम और एम के लिए एन, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए क्या होगा? बी के लिए वाई होगा, ठीक है। तो क्या हमें इतने से आंसर मिल जाएगा कि एम फिर गैप एन वाई फिर 2 गैप, तो ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा, तो हाँ इतना ही काफ़ी है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वरना बाकी भी देख लेते हैं। आर के लिए तो पहले ही पता है आई होगा, ठीक है। ई के लिए क्या होगा? वी होगा, एन वाई वी वाई, और यू के लिए यू हमारा आ रहा है 21वें नंबर पे, तो 6 आएगा, एफ आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें कुछ 6 संख्याएं 5 संख्याएं दी हुई हैं, 846, 762, 832, 275 और 165। दी गई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 846 का दूसरा अंक यानी कि 4, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का योग क्या है? सबसे छोटी संख्या 165, 165 का दूसरा अंक है 6, तो 4 और 6 का योग क्या है? 10 है, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दिए गए अक्षरांकीय अनुक्रम में अगला पद क्या होगा? C2, F3, J5, O7, और फिर अगला बताना है क्या होगा, ठीक है। 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये क्या है? क्रमागत, क्रमागत अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7, तो अगला 11 आना चाहिए, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि 2 पे 11 आ रहा है, 2 में 11 आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये पता है हमको कि जो लेटर आएगा CFJO, तो अब डेफिनेटली ओ के बाद वाला लेटर आना चाहिए, और क्लियरली इसकी वजह से हमारे पता है कि आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बी नहीं हो सकता, ठीक है। अदरवाइज देख लेते हैं, सी से एफ पे गए, ठीक है, DEF 3 ऐड किया, फिर एफ के बाद में GHIJ 4 ऐड किया,
ठीक है, जे KLMNO 5 ऐड किया, तो अब 6 ऐड करेंगे ओ में, PQRSTU, तो U11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि शब्द ब्रेन का संख्यात्मक मान है 44, तो हर्ट का संबंधित मान क्या होगा? ब्रेन का है 44, ठीक है, बी का हुआ 2, ए का हुआ 1, 9 हुआ आई का, ठीक है, एन का होगा 14, आर का क्या हो जाएगा? आर का हो जाएगा 18। क्या इनको ऐड करने पे हमें 44 मिल रहा है? ठीक है, 2 + 18 20, और 20 और 14 10 24, 20 24 44 आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे लेटर्स का जो संख्यात्मक मान होता है रिस्पेक्टिव, उसको ऐड करके हमें नंबर मिल जाएगा। हर्ट के लिए भी यही सेम काम कर लेते हैं। ठीक है, एच के लिए आ जाएगा 8, ई के लिए 5 आ गया, ए के लिए 1 आ गया, आर के लिए 18 आ गया, टी के लिए 20 आ गया। तो 20 18 38 39 5 44 8 52, 52 हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, श्रृंखला में लुप्त अक्षर क्या है? ZYXV, फिर QMLG और FZ। अब सारे लेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो किसी भी एक में पैटर्न फॉलो कर लो। आखिरी वाले का पैटर्न देख लेते हैं, या फिर पहले वाले का पैटर्न देख लेते हैं। आखिरी वाले का देख लेते हैं। ठीक है, आखिरी में आ रहा है वाई, फिर वी आ रहा है, वी के बाद में क्या आ रहा है पता नहीं, फिर उसके बाद एम आ रहा है, फिर जी आ रहा है, और फिर जेड आ रहा है। ठीक है, फिर जेड आ रहा है। अच्छा, पहले वाले का क्या है? जेड के बाद एक्स आ रहा है, फिर क्या आ रहा है पता नहीं, फिर क्यू आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर एफ आ रहा है। ठीक है, तो एफ से एल पे आएंगे, तो एफ का नंबर हुआ 6, एल का हुआ 12, ठीक है, और फिर क्यू का हो रहा है हमारा 17, फिर क्या आ रहा है पता नहीं, लेकिन 6 से आए 12 पे, यानी कि 6 से 6 ऐड किया हमने, फिर 12 से 17 पे आए 5 ऐड किया, तो शायद अब अगले में 4 ऐड करेंगे, फिर अगले में शायद 3 ऐड करेंगे, और फिर अगले में शायद 2 ऐड करेंगे। तो एक्स से जेड पे आए तो हमने 2 ही ऐड किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो आखिर में 2 ऐड हो रहा है, तो क्लियरली बीच का पैटर्न यही बनना चाहिए कि पहले 4 फिर 3। तो क्यू में 4 ऐड करोगे कितना आएगा? 21 आएगा, तो यू आना चाहिए, और यू में फिर 3 ऐड करेंगे तो VWX, तो बिल्कुल ठीक है, यू आना चाहिए, यानी कि यू आर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू आर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, M13 P16 S19 का जो रिलेशन है L12 O15 R18 से, यानी कि M के लिए 13 लिखा है, P के लिए 16 लिखा है, S के लिए 19 लिखा है, तो यानी कि अगेन ये क्या है? लेटर का जो संख्यात्मक मान है वही दिया हुआ है हमें, M13 P16 S19, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमें दिया है L का 12, O का 15 और R का 18, यानी कि उनसे एक एक सब में घटा दिया गया है, सब में एक एक घटा दिया गया। तो यही काम करेंगे हम, K11 N14 और Q17 में, तो K की जगह आ जाएगा 1 घटा दोगे, J आ जाएगा, ठीक है, J 10 आ जाएगा, फिर N की जगह M13 आ जाएगा, और Q की जगह P16 आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एमिली रयान की ननद है और मिस्टर थॉमस की बहू भी है। एमिली इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रयान एंड इज ऑल्सो डॉटर इन लॉ ऑफ मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है, जो रयान का इकलौता भाई है। तो अगर रयान का इकलौता भाई है डैनियल, यानी कि रयान और डैनियल क्या है? दोनों सिबलिंग्स हैं। ठीक है, तो मिस्टर थॉमस के 2 बेटे हुए, एक तो हो गया डैनियल और एक हो गया रयान, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, डैनियल रयान का इकलौता भाई है, मिस्टर थॉमस भी मेल है, और रयान का मिस्टर थॉमस से, एक सेकंड, अच्छा रयान के लिए पूरी बात नहीं लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है कि रयान क्या हो सकता है, तो क्योंकि रयान भाई है डैनियल का, जाहिर सी बात है रयान क्या होगा? रयान का मिस्टर थॉमस से रिश्ता क्या होगा? क्योंकि डैनियल रयान का इकलौता भाई है, तो क्लियरली मिस्टर थॉमस क्या होंगे? रयान मिस्टर थॉमस का बेटा होगा, क्योंकि बेटी वैसे भी नहीं लिखा हुआ, तो इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर बाकी इन्फॉर्मेशन अदरवाइज देखते हैं कि एमिली क्या है? रयान की ननद है और मिस्टर थॉमस की बहू भी है। तो अगर मिस्टर थॉमस की बहू है, रयान की ननद है, यानी कि एमिली क्लियरली डैनियल की पत्नी होगी, और डैनियल की पत्नी होगी तो फिर जाहिर सी बात है रयान की ननद होगी। ठीक है, सिस्टर इन लॉ की। सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती है एमिली? या तो उसके भाई की पत्नी हो, है कि नहीं? ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थॉमस जो है, थॉमस का बेटा होगा रयान। ओके, अगला सवाल, वह शब्द चुनें जो कि बाकी शब्दों से अलग है। दही, नमक, दूध और मक्खन। तो दही, दूध और मक्खन ये सारे के सारे तो दूध से बनने वाले हैं, नमक हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी, नमक अलग है। अगला, दिए गए कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? तो बी लेस देन पी, पी और पी बराबर है, वी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन क्यू। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्यू लेस देन पी,
तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम क्यू से पी तक देखते हैं, पी से क्यू तक देखते हैं, तो पी हमारा क्या है, पी और वी बराबर है, और पी से फिर वी से क्यू तक लगातार क्या ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, यानी क्लियरली हमारा पी क्या होगा, ग्रेटर देन क्यू होगा, यानी कि क्यू लेस देन पी होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बी और वी का रिलेशनशिप क्या होगा, तो बी ग्रेटर देन वी लिखा हुआ है, ठीक है, तो बी लेस देन पी है और पी और वी बराबर है, तो बी लेस देन वी होगा, तो उल्टा है, ऑप्शन बी तो सही नहीं होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही हो गया, तो बाकी कोई तो सही नहीं होना है, पर फिर भी चेक कर रहे हैं, तो सी में आ रहा है ई ग्रेटर देन पी, तो अगेन ई और पी को देखें तो क्या है, ई लेस देन पी आ रहा है, गलत है। ए और बी का रिलेशनशिप, ए लेस देन बी लिखा हुआ है, ए और बी के बारे में नहीं कंक्लूसिवली कह सकते क्योंकि हमें लिखा है बी लेस देन पी, पी और वी बराबर है, वी बड़ा है ई से और ई बड़ा है ए से। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ई छोटा होगा पी से, ठीक है, पी बड़ा है ए से, और फिर हमें पता है कि बी छोटा है पी से, लेकिन बी और ए का रिलेशनशिप नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना, मान लो पी हमारा 20 हो, ठीक है, ए 7 हो, तो बी हमारा 6 भी हो सकता है, या फिर ए 7 है बी हमारा 9 भी हो सकता है, तो दोनों ही केस पॉसिबल है, या फिर बी हमारा 7 भी हो सकता है, यानी कि बी इक्वल टू ए भी हो सकता है, बी लेस देन ए भी हो सकता है, बी ग्रेटर देन ए भी हो सकता है, तीनों केसेस पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी तो कतई भी नहीं कह सकते। ठीक है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कि पूरी तरह से उसको गलत भी नहीं कहा जा सकता, पर कंक्लूजन नहीं हो सकता है। अगला, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो 112 सी 6 ए, ये जो कहानी है इसका जवाब क्या होगा, तो 112 सी यानी कि सी का मतलब है गुणा, गुणे 6, ए का अर्थ है जोड़ प्लस 58, डी का अर्थ है भाग 2, और बी का अर्थ हो गया घटाना 16, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, 112 गुणे 16 करेंगे, गुणे 6 करेंगे, ये आ जाएगा 672, प्लस 58 भागे 2 29 माइनस 16, तो 612 प्लस 13, एक सेकंड, 672 है, 12 क्यों है, 7 सही से लिखो, 672 प्लस 13 685 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक युवा लड़की का अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा कि मेरे पिता से विवाहित महिला, पिता से विवाहित महिला यानी कि पिता की पत्नी यानी कि माँ, तो करण की माँ उसके भाई की माँ है, करण की माँ उसके भाई की माँ है, कितना घुमा के बात, सीधी सीधी बात है, करण की माँ अगर उसके भाई की माँ है तो यानी कि उसका भाई कौन है, करण ही तो है। ठीक है, तो अगर करण की माँ उसकी भाई की माँ सेम है, तो करण क्या हुआ, उसका भाई हुआ, यानी कि वो करण की बहन हुई, दोनों की माँ एक ही है तो जाहिर सी बात है वो भाई बहन है। ठीक है, तो यानी कि वो उसकी बहन हुई और करण उसका भाई हुआ। अगला प्रश्न, आखिरी सवाल इस सेक्शन का, तो आखिरी सवाल कह रहा है हमारा कि तालिका कंपनी के वार्षिक मार्केटिंग बजट 12 करोड़ रुपए के 5 विभिन्न चैनलों में प्रतिशत वितरण को दर्शाती है। 5 चैनल कौन कौन से हैं हमारे, पब्लिक रिलेशन, इवेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया और टीवी। फिर सवाल पूछा डेटा के आधार पर इवेंट्स और पब्लिक रिलेशन पर संयुक्त खर्च डिजिटल मार्केटिंग में खर्च किए गए राशि के बीच का अंतर कितना होगा, तो पब्लिक रिलेशन और इवेंट्स में कुल खर्चा कितना हुआ है, 15 प्लस 15 30% का हुआ है, 30% हुआ है, और डिजिटल मार्केटिंग में खर्चा हुआ है 28% का, तो अंतर आ रहा है हमारा 2% का। 2% क्या होगा, 2% किसका, 12 करोड़ का, 12 करोड़ का 1% होगा 12 लाख, 2% हो जाएगा 24 लाख, तो यानी कि 24 लाख हमारा जवाब हो जाएगा, 24 लाख ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, 24 लाख का अंतर आएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे सवाल जो कि 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन समझ में होंगे। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और सेशन पसंद आया उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना। इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और अपना कमेंट में जरूर मेंशन करना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, कीप रनिंग।